नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका योर स्टॉक्स में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक। और अगले 1 घंटे आपके सवाल और उस पर बेहतरीन राय एक्सपर्ट्स के जरिए आएगी। लेकिन योर स्टॉक्स में आप अपने सवाल हम तक कैसे पहुंचाएं, उसका एक तरीका सबसे पहले जान लीजिए। तो योर स्टॉक्स में अगर आपको अपने सवाल हम तक पहुंचाने हैं तो अलग अलग जरिया है। आपको व्हाट्सएप नंबर जो आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, स्क्रीन के एक हिस्से में, उस व्हाट्सएप नंबर के जरिए भी आप अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। उस नंबर पर कॉल करके भी आप हम तक अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर अगर आप एक्टिव हैं तो ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए भी आसानी से आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं और आपके सवालों का एक्सपर्ट जवाब देंगे। लेकिन उससे पहले एक मार्केट चेक ले लेते हैं। तो इस वक्त बाजार में जो है वो तेजी साफ तौर पर नजर आ रही है। आज हम देखें बाजार को तो 19,580 पर इस वक्त कारोबार करता हुआ निफ्टी, वहीं बैंक निफ्टी में भी आज लगभग 80 अंकों से ज्यादा की तेजी, यहां पर लगभग इस वक्त 60 अंकों से ज्यादा की तेजी नजर आ रही है। तो बाजार में एक बेहतर माहौल नजर आता हुआ। आपको बता दें कि हालांकि शुरुआत जो थी वो करीब इसी स्तर पर हुई थी और उसी स्तर पर अभी फिलहाल बाजार जाता हुआ। और इसको सपोर्ट करते हुए रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, एमएनएम, इसके अलावा बैंक निफ्टी से भी बाजार में एक तरह के पॉजिटिव संकेत मिलते हुए। और आज बाजार पर खास राय देने के लिए, उसके साथ ही आपके सवालों का जवाब देने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ इन्वेस्ट शॉपे इंडिया के आशीष कपूर साहब और कोटक सिक्योरिटीज के अमोल आठवले साहब जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले आशीष जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बताएं बाजार पर आपका नजरिया। देखिए, मेरे मुताबिक बाजार में बहुत अच्छी स्थिति है और लिक्विडिटी बहुत अच्छी है, मोमेंटम बहुत अच्छा है, सेंटीमेंट अच्छा है। अब सिर्फ ये है कि जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उनको वो अगर उम्मीद से कम उतरे, अगर जो पूरा एनालिसिस होगा, जब क्वार्टर वन रिजल्ट सारे खत्म हो जाएंगे, उनमें डिसअपॉइंटमेंट नहीं होनी चाहिए। वो तो सिर्फ दैट इज द ओनली रिस्क आई थिंक, एंड दैट इज अ बिग रिस्क। अगर किसी वजह से पूरी मार्केट में लगे कि ईपीएस ग्रोथ जो अनुमान की जा रही है साल की, वो उतनी नहीं होने वाली, तो फिर जरूर एक मार्केट करेक्ट कर सकता है, क्योंकि मार्केट वैल्यूएशन वाइज एक्सपेंसिव है। मैं नहीं कहूंगा कि बहुत एक्सपेंसिव है, बट डेफिनेटली सस्ती मार्केट नहीं है ये। तो अगर अर्निंग्स की तरफ से निराशा होती है तो फिर जरूर एक क्रेशन हो सकता है, अन्यथा मेरे मुताबिक ठीक है। और दूसरा, लॉन्ग टर्म नजरिए से वैसे भी ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रोथ जो है वो आनी है। अगर क्वार्टर में थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है तो आगे चल के तो आनी है। तो सिर्फ ये है कि अगर इस क्वार्टर में भी ठीक आते हैं सारे रिजल्ट्स जो आ रहे हैं, तो फिर ये तेजी का माहौल चलेगा। अन्यथा आपको एक रुकाव या करेक्शन आ सकती है। पर अगर आपका लंबा नजरिया है, 2-3 साल का नजरिया है, तो आप जरूर बने रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाना है, चाहे वो थोड़ा रुक के जाए। और यहाँ पे अभी भी वैल्यूएशन जो कहते हैं कि वो बबल, वैसा कोई स्टेज नहीं है। और जो ग्रोथ है वो भी काफी साफ दिख रही है, आगे आने वाली है, डिफरेंट सेक्टर्स में आने वाली है। ओवरऑल लॉन्ग टर्म नजरिए से बिल्कुल ठीक है, और शॉर्ट टर्म नजरिए से थोड़ा केयरफुल होना चाहिए और एक क्वार्टर रिजल्ट्स पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, बाजार बहुत सस्ता नहीं है, बहुत महंगा भी नहीं है, जाना आखिरकार ऊपर है, लेकिन थोड़ा सा सतर्क होकर पोजिशनिंग करनी चाहिए। अब सीधे आपके सवाल जवाब की तरफ चलेंगे और बेंगलुरु से पहले दर्शक को जोड़ेंगे। बीबी शाह हमारे साथ हैं। आप मिस्टर शाह नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको। नमस्कार जी। जी सर, सवाल पूछिए अपना। जी, मेरे पास 100 शेयर गोदरेज एग्रोवेट का है, जो 2-2.5 साल आगे मैंने लिया था। उसका रेट था 710। 710 पे आपने लिया था जी। फिर तो चिंता करने की थोड़ी सी बात है। गोदरेज एग्रोवेट इस जी। वक्त 485 रुपए के आसपास का मेरे भाव है। पास 100 शेयर है, 710 जो भी हो। ठीक है तो सर, आपके लिए हम 700 जवाब करीब लेते ही हैं। लिया। बिल्कुल बिल्कुल आपकी चिंता जो है बिल्कुल वो लाजमी है, वाजिब है वो, क्योंकि आपके भाव से अभी भी 200-225 रुपए ये शेयर नीचे कारोबार कर रहा है। आशीष जी, गोदरेज एग्रोवेट कंपनी मजबूत है, पेरेंट को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, और हाल फिलहाल जो खबरें आई थी कि तेलंगाना सरकार से इनको 47,000 एकड़ जमीन आवंटित की गई है पाम ऑयल के प्लांटेशन के लिए। क्या आपको लगता है कि सेटअप ठीक है? थोड़ा इनके भाव से नीचे जरूर आ गया है, लेकिन अगर निवेशित रहे तो क्या भाव आएंगे? समय कितना देना होगा ये भी बताइएगा आप।
देखिए, मेरे मुताबिक आपने ठीक बताया कि पोटेंशियल बहुत है स्टॉक में, पर लगातार कई सालों से इस स्टॉक का जो पोटेंशियल है वो रियलाइज़ नहीं हो रहा। पता नहीं क्या या तो कहीं न कहीं एग्ज़ीक्यूशन में दिक्कत है, या जो अनुमान मार्केट लगा रही है वो एक्चुअल पोज़ीशन नहीं है। क्योंकि बहुत सालों से एग्रोवेट पे नज़रिया पॉज़िटिव रह रहा है लोगों का, रिसर्च एनालिस्ट का। हमने भी कई बार इसमें खरीदारी की है, बट वो जो अनुमान था वो कभी भी नहीं उतरा। जब भी रिजल्ट्स आते हैं तो डिसअपॉइंटमेंट ही होती है। तो मैं समझूंगा कि इस मार्केट में और बहुत स्टॉक्स हैं, मतलब स्टॉक ऑप्शंस का कोई शॉर्टेज नहीं है। बहुत ऐसे शेयर्स हैं जो कि साफ ग्रो कर रहे हैं और उनमें अच्छा पोटेंशियल भी दिख रहा है आगे। तो मेरी राय होगी कि इस स्टॉक में धीरे करके आप अपना एग्जिट करें, लॉस बुक करें और अन्य कुछ स्टॉक में इन्वेस्ट करें, जिससे कि आपका जो लॉस है वो जल्दी जल्दी भरपाई हो पाए। एक बेहतर नजरिया आपको गोदरेज एग्रोवेट पर मिलता हुआ। अगले कॉलर की ओर बढ़ते हैं। निरंजन है महाराष्ट्र से। निरंजन जी नमस्कार, आप पूछें अपना सवाल और बताएं महाराष्ट्र में आप कहां से। निरंजन, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ सर, मेरे हिंदुस्तान कॉपर शेयर लिए 151.77 से 400 क्वांटिटी है। ठीक है, कोई खास नजरिया आपका लंबी अवधि का या शॉर्ट टर्म नजरिया? शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, शॉर्ट टर्म के हिसाब से इनका नजरिया यहाँ पर आता हुआ। चलिए अमोल, मैं आपके पास आना चाहूँगा। शॉर्ट टर्म नजरिया इनका हिंदुस्तान कॉपर पे, और इस वक्त जो है वो हल्के मुनाफे में है, बताएं क्या करना चाहिए। आई थिंक स्टॉक अच्छा खासा चला है ये। अगर हम ये मंथ में भी देखते हैं ये सीरीज में तो 20% का रैली हुआ है। तो काफी शॉर्ट टर्म का फॉर्मेशन तो काफी स्ट्रांग है। बाकी मेटल्स में भी जैसे टाटा स्टील है, हिंदाल्को है, उसमें भी एक्टिविटी स्लाइटली मोमेंटम जो है वो पॉजिटिव साइड्स पे ही बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि आई थिंक ये ब्रेकआउट टेक्सचर है टेक्निकल चार्ट्स पे, डेली है, वीकली पे। तो ये कंटिन्यू रहने के चांसेस काफी ब्राइट है। अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए प्योरली देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि 148, 146 इमीडिएट सपोर्ट्स है। और इसके ऊपर अगर स्टॉक रहता है तो डेफिनेटली ये ट्राई करेगा कि 160, 165 की तरफ जाएगा। सो मैं तो आई थिंक होल्ड का ही रिकमेंडेशन दूंगा या सजेस्ट करूंगा। और 145 के नीचे अगर स्टॉक ट्रेड होना चालू हो गया तो स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आएगा और वो उसका जो डेंसिटी एक करेक्शन है वो बढ़ने के चांसेस काफी ब्राइट है। सो 145 जी। आप सपोर्ट पकड़ के चलिए शॉर्ट टर्म में। जब तक उसके ऊपर है आई थिंक बुलिश जो टेक्सचर बना हुआ है वो कंटिन्यू रहने के चांसेस ब्राइट है। ठीक है, हिंदुस्तान कॉपर को होल्ड करने की सलाह है आपके लिए। थोड़ी देर में हम ये जानेंगे कि आज ऑप्शंस में आपके लिए मौके कहां पर शानदार बन रहे हैं, लेकिन उसके पहले रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया बर्गर किंग के रेस्टोरेंट चलाती है ये, और इसके नतीजे आगे हैं। एबिडा 29 करोड़ से बढ़कर 48 करोड़ यानी कि कामकाजी मुनाफा हम देख रहे हैं कि ठीक ठाक बढ़ा है साल दर साल आधार पर। अगर हम मार्जिन की बात करें तो मार्जिन एक चैलेंज था क्यूएसआर वाली कंपनियों के लिए, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट के दाम ऊपर जा रहे थे, और उस सिनेरियो में भी 6% से बढ़कर करीब 8% के आसपास मार्जिन की है। तो एक बढ़िया इंक्रीज मार्जिन के फ्रंट पर भी। आय 489 करोड़ से बढ़कर 611 करोड़ रुपए, और हम देख रहे हैं कि शेयर में 1% के आसपास का उछाल है। हालांकि हमने मार्च अप्रैल के दौरान 80-85 रुपए के आसपास के भाव देखे थे, वहां से शेयर ने चलने की शुरुआत की थी। पिछला एक महीना भी ठीक ठाक रहा है, और क्यूएसआर स्पेस में हाल फिलहाल भी हमने देखा है कि अच्छा खासा बज था। तो प्रदर्शन ठीक ठाक लग रहा है रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया का। आशीष जी, जरा एक क्विक व्यू आपसे चाहेंगे। रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया, जिसके पास अगर शेयर है वो क्या करें, जिसके पास नहीं है वो क्या करें? नहीं, जिसके पास है तो जरूर बने रहे, जिसके पास नहीं है वो खरीदारी के मौके ढूंढे। क्योंकि मेरे मुताबिक क्यूएसआर स्पेस, खास करके ये जो एस्टेब्लिश्ड चेन्स हैं, चाहे रेस्टोरेंट एशिया हो या देवयानी इंटरनेशनल हो या इवन जुबिलेंट फूड वर्क का थोड़ा सा एक ऑब्स्टिकल्स आया हुआ है, शॉर्ट टर्म में थोड़ा प्रॉब्लम लग रही है, बट उसमें भी लंबी नजरिए से तीनों में मेरे मुताबिक रेस्टोरेंट एशिया, जुबिलेंट फूड, देवयानी इंटरनेशनल, तीनों में बहुत पॉजिटिव रहना चाहिए और खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। खास करके अगर इमीडिएटली करना है तो दीवानी इंटरनेशनल, मेरे को तीनों में से सबसे अच्छा अगर एक चुनना हो तो दीवानी इंटरनेशनल लग रहा है अभी इमीडिएट बाइंग के लिए। पर ओवरऑल सेंटीमेंट मेरे मुताबिक पॉजिटिव है और तीनों में लॉन्ग टर्म काफी सुधार होना चाहिए प्राइसेस में, क्योंकि क्यूएसआर एक ऐसी स्पेस है जहाँ पे बहुत अभी स्कोप है चलने का। और जैसे जैसे हमारी इनकम
डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है, इसमें डिमांड बहुत है और एस्टैब्लिश चेन्स का बहुत फायदा होगा आगे चल के, जिसका कि शेयर प्राइस में भी आपको एक बहुत अच्छा कैपिटल क्रिएट करने का मौके मिलेंगे। ठीक है, तो रेस्टोरेंट ब्रांड्स में भी आप बने रह सकते हैं। हालाँकि जो मुनाफ़े का आंकड़ा है वो थोड़ा-सा निराशाजनक ज़रूर है, लेकिन बाकी पैरामीटर पे प्रदर्शन अच्छा है। लेकिन इस स्पेस में देवयानी इंटरनेशनल ये जो कंपनी है, ये बेहतर लग रही है। आज चलिए जानेंगे ऑप्शंस का चैंपियन। चलिए जानेंगे ऑप्शंस का चैंपियन। ध्वनि पटेल आज की हमारी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। ध्वनि नमस्कार, बताइए कैसे बनेंगे पैसे? नमस्ते, गुड मॉर्निंग। और आज की हमारी ऑप्शन स्ट्रैटेजी जो रहेगी वो हैवेल्स में रहेगी। हैवेल्स का ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर अगर हम डेली पे देखते हैं तो स्ट्रॉन्ग बुलिश साइड का बना हुआ है। थोड़ा बहुत एक यहाँ पे स्लगिश बिहेवियर आज के दिन में देखने को मिल रहा है, बट ओवरऑल आज की जो कैंडल है वो एक फॉलो अप बुलिश कैंडल की तरफ यहाँ से बन रही है। तो करंट लेवल से आपको इसके अंदर 1320 का जो कॉल ऑप्शन है वो 39 से 40 रुपीज चल रहा है, उसको बाय करना है। टारगेट जो है इसका वो 55 रहेगा और स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है वो 34 का मेंटेन करना है। लॉट साइज जो इसकी है वो 500 की है, तो इस हिसाब से आपका जो मैक्स लॉस है वो 2500 बनता है और मैक्स गेन 8000 का रहता है और मार्जिन रिक्वायर्ड है वो 19500 का रहेगा। ठीक है, तो ये है हेवल्स पर ऑप्शन की स्ट्रेटजी ध्वनि पटेल की तरफ से आती हुई और इन लेवल्स को आपको ध्यान में रखना है। चलिए एक बार फिर रुख करते हैं अपने दर्शकों के सवालों का। मंजुला है चेन्नई से और इन्होंने अपना सवाल व्हाट्सएप के जरिए हम तक पहुंचाया है और इनका सवाल स्टर्लिंग एंड विल्सन पर है। 100 स्टॉक्स इन्होंने लिए हुए हैं 399 के लेवल पे और फिलहाल जो है वो इनके लेवल के आसपास ही ये स्टॉक मौजूद है। आगे का नजरिया जाहिर है वो चाहती हैं। आशीष जी बताएं, स्टर्लिंग एंड विल्सन अगर एक महीने में हम देखें तो ये स्टॉक लगभग 40% के करीब भाग चुका है। आगे क्या इसमें संभावनाएं नजर आ रही हैं? देखिए, मेरे मुताबिक बहुत अच्छा स्टॉक है बाय करने के लिए। काफी रन अप हुआ है, तो हो सकता है कुछ इमीडिएट शायद थोड़ा करेक्ट करे या स्टेबलाइज हो यहाँ पे। पर अगर आप रख सकते हैं तो मेरे मुताबिक 1 साल का भी अगर नजरिया है तो यहाँ से काफी अच्छा रिटर्न आना चाहिए। मेरे मुताबिक बहुत स्टॉक का बहुत पोटेंशियल है और यहाँ से मतलब 1 डेढ़ साल में यहाँ से काफी ऊपर, मेरे ख्याल एटलीस्ट 40-50% ऊपर ट्रेड होने का इसका पोटेंशियल। ठीक है, स्टर्लिंग एंड विल्सन पर ये व्यू। आगे बढ़ेंगे, दिल्ली चलेंगे। दिल्ली से अभिषेक हमारे साथ हैं। अभिषेक नमस्कार, आपके पास कौन सा शेयर है और क्या सलाह चाहिए? अभिषेक आपको आवाज आ रही है? अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, मेरा सवाल है कि मैंने राजेश एक्सपो परचेज किया है 514 रुपए पे 2000 शेयर। तो इसमें क्या करना है सर? इसको कितने लंबे समय तक मैं इसको रख सकता हूँ? क्या इसमें कुछ पोजीशन है आगे बढ़ने का? 2000 शेयर, ठीक है, आपके भाव के आसपास। ये अभिषेक आपने ये शेयर कब खरीदे? मैं सर लास्ट वीक परचेज किया था, पिछले हफ्ते। ठीक है, राजेश एक्सपोर्ट सोने की कारोबार से जुड़ी ये कंपनी है गोल्ड में, और हमने देखा है कि 1000 रुपये से ऊपर का इसका भाव हुआ करता था। 500 रुपये के आसपास ये आया और 52 हफ्ते के निचले स्तरों के आसपास ये कारोबार कर रहा है। हालांकि अगर हम वैल्यूएशन वगैरह के मैट्रिक्स पे देखेंगे तो सस्ता जरूर दिखाई देगा, लेकिन एक बार इसको चेक करते हैं कि टेक्निकल्स इसके कहते क्या हैं। अमोल, राजेश एक्सपोर्ट, आपको यहाँ से कोई अच्छी रिकवरी दिखती है शेयर में? कैसे पैटर्न्स हैं इसके? आई थिंक पैटर्न तो खराब ही है। अगर हम देखते हैं तो स्टॉक कंसिस्टेंटली सेलिंग प्रेशर में है और लोअर टॉप सीरीज फॉर्मेशन है। और अगर हम मूविंग एवरेजेस को देखते हैं तो स्टॉक 200 डीएमए, 50 डीएमए, 20 डीएमए उसके नीचे ही ट्रेड हो रहा है। और जब भी ओवरसोल्ड हो रहा है और जहां पे भी रिवर्सल फॉर्मेशन के चांसेस थे, वहां पे स्टॉक आइदर साइडवेज जा रहा है या फिर ब्रेकडाउन हो रहा है। सो टेक्सचर थोड़ा वीक है, बट आई थिंक जो ओवरसोल्ड कैटेगरी में है अभी, तो मुझे लगता है कि स्टॉक के लिए गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज या फिर 516, 517 ये इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। एक बार अगर स्टॉक उसके ऊपर ट्रेड हो गया या क्लोज हो गया तो एक फ्रेश पुलबैक रैली आने के चांसेस है, जो स्टॉक ट्राई करेगा कि 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज तक जाने के लिए 534, 550 तक जा सकता है। तो मुझे लगता है कि 497, 498 ये इमीडिएट बेस है अभी के लिए। और अगर पुल बैक आता है तो स्टॉक अच्छा खासा रैली करने के चांसेस है, बट बिलो 497, 496 आई थिंक सेलिंग प्रेशर वापस बढ़ने के चांसेस है।
ठीक है, तो ये एक अहम रणनीति आपके सामने राजेश एक्सपोर्ट्स पर रखते हुए अमोल। और चलिए इन सब के बीच आप अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और सुभाष हैं भोपाल से और ट्विटर के जरिए इन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। क्लीन साइंस के इन्होंने 500 स्टॉक्स लिए हैं 1780 के लेवल पर, बहुत ऊपरी लेवल पर इन्होंने ये स्टॉक परचेज किया। हालांकि आज जो है वो बाजार इस स्टॉक में मोमेंटम नजर आ रहा है लगभग 1.5% ऊपर, लेकिन इनका जो लेवल है वो काफी ऊपर है। आशीष जी बताएं क्या करना चाहिए क्लीन साइंस टेक में? ये क्लीन साइंस टेक मैंने अभी ट्रैक नहीं किया लेटली, तो इसके बारे में मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए अमोल, आप इस पे कोई नजरिया दे पाएंगे? चार्ट्स पे अगर मैं स्पेसिफिकली देखता हूँ तो मेरा भी व्यू उस पे न्यूट्रल ही है, बट कुछ इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन है जो मैं देख रहा हूँ अभी चार्ट्स पे। एक तो स्टॉक ने 1280 के आसपास डबल बॉटम फॉर्मेशन बनाया है, डेफिनेटली ट्रेंड डाउन है डेली और वीकली पे, बट उसके बाद आई थिंक स्टॉक ने एक अच्छा खासा बाउंस बैक किया है और अभी करंटली 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड हो रहा है। तो मुझे लगता है कि एक बाउंस बैक के लिए स्टॉक प्रिपेयर हो रहा है और 1280 और 1270 ये दो एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल रहेंगे। अगर इसके ऊपर स्टॉक ट्रेड होता है तो आई थिंक एक जो पुल बैक फॉर्मेशन डेवलप हो रहा है वो आई थिंक एक पुल बैक रैली में कन्वर्ट होने के चांसेस है और ऑन द हायर साइड 1370 1380 तक ये स्टॉक जा सकता है। ठीक है, क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर ये भी अमूल का, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है पूनावाला फिनकॉर्प को लेकर, क्योंकि केके मिस्त्री को स्ट्रेटजिक एडवाइजर्स नियुक्त किया है और एचडीएफसी के पूर्व सीईओ और वीसी रहे केके मिस्त्री साहब, और बहुत बड़ी भूमिका रही है उनको एचडीएफसी को शेप करने में। पूनावाला फिनकॉर्प जो कि लैंडिंग के कारोबार में है, एनबीएफसी कंपनी है, और अगर इसके पीयर कंपनी की बात करें तो जो मॉडल बजाज फाइनेंस का है उसी मॉडल पर पूनावाला फिनकॉर्प काम करती है, जिसका पहले नाम हुआ करता था मैग्मा फिनकॉर्प। तो ये एक बड़ी खबर निश्चित तौर पर वैल्यू ऐड करेंगे केके साहब। इस खबर पर जरा व्यू भी लेंगे, समझेंगे कि कितनी पॉजिटिव खबर है ये कि पूनावाला फिनकॉर्प के लिए। पूनावाला फिनकॉर्प की चर्चा कर रहे थे जिसके सलाहकार के तौर पर केके मिस्त्री की नियुक्ति हुई है। आशीष जी आपसे एक व्यू चाहेंगे। पूनावाला फिनकॉर्प वैसे तो बहुत ही शानदार रफ्तार दिखाई है, शेयर ने 250 रुपये से लेकर 450 रुपये के आसपास ये शेयर आ गया है, लेकिन निश्चित तौर पर एक वैल्यू तो ऐड करेंगे केके मिस्त्री साहब। हालांकि अभी भी वो एचडीएफसी बैंक की बात करें तो वहां पर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, लेकिन अब यहाँ सलाहकार के तौर पर उनकी भूमिका होगी। किस तरह से देख रहे हैं आप इस एसोसिएशन को? देखिए डेफिनेटली पॉजिटिव मूव है टू गेट मिस्टर केके मिस्त्री। स्टॉक काफी चल चुका है और मेरा अपना मानना, अगेन आई कैन बी रॉन्ग, इज कि अभी तक इसका कोई परफॉर्मेंस ऑन पेपर कोई कुछ भी नहीं है, अभी सब पोटेंशियल की बात है। और ऐसे जैसे आपने बोला है सब जगह माना जा रहा है कि नेक्स्ट बजाज फाइनेंस है, ऐसी मेरे मुताबिक लास्ट कई सालों में बहुत कंपनीज ऐसी आई हैं जो नेक्स्ट बजाज फाइनेंस बनने वाली थी। तो आई विल बी वेरी कॉशियस। मैं नहीं कह रहा कि इसमें निकल जाना चाहिए, बट यू शुड बी वेरी कॉशियस अगर आप नीचे दिया हुआ है। और नई खरीदारी मैं नहीं समझता कि इतने अनाफे बात करनी चाहिए। आई थिंक वेट फॉर नंबर्स टू कम, चाहे आप कुछ थोड़ा और महंगा नहीं लेना, बट एक बार नंबर्स, एक बार परफॉर्मेंस, एक बार विजिबिलिटी तो आए अर्निंग्स में। अभी तो सिर्फ बातें हैं और बातों पे मेरे ख्याल बहुत चल चुका है स्टॉक बेस्ड ऑन द पोटेंशियल जो शायद आगे चल के आए। बट मेरा अपना व्यू है कि यहाँ पे इट्स टाइम टू बी वेरी कॉशियस। अगर थोड़ा प्रॉफिट नीचे लिया हुआ है, थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग तो जरूर बनती है और उसके बाद बी कॉशियस, बट फ्रेश बाइंग आई डोंट थिंक यहाँ पे करनी चाहिए। ठीक है, तो पूनावाला फिनकॉर्प पे ये एक बेहतर रणनीति आपको आशीष जी की ओर से आती हुई। चलिए एक और ख़ास सेगमेंट आपके स्क्रीन पर आने को तैयार, और हम हर दिन आपके लिए कमोडिटी मार्केट की बारीक बातों को आसान भाषा में लेकर आते हैं। और इसे लेकर हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी विश्वमोहन। कमोडिटी की एबीसीडी में आज क्या है खास, बताएं विश्वमोहन। आज कमोडिटी की एबीसीडी में हम बात करने वाले डिलीवरी के बारे में। एग्री मार्केट में जब भी आप कोई कमोडिटी में ट्रेड करते हैं, अगर आपको उसको डिलीवरी लेनी है तो पूरा प्रोसेस क्या होता है वो आप जान लीजिए। तो एक्सचेंज की इसमें अहम भूमिका होती है। एक्सचेंजेस के वेयर हाउसेस रहते हैं, जिनको अपना माल बेचना है वो एक्सचेंज के वेयर हाउस पर डिलीवरी सेंटर के जरिए इनको डिलीवरी मिलती है और एक्सचेंज के वेयर हाउस में जाकर वो अपना
माल जमा करवाते हैं और एक्सपायरी के जिनको डिलीवरी लेनी है एक्सपायरी के 10 दिन पहले एक्सचेंज को बताना पड़ता है कि वो डिलीवरी लेना चाहते हैं और फिर पूरे कॉन्ट्रैक्ट को पैसा वो एक्सपायरी तक उन्हें जमा करना पड़ता है। और जो सेलर होता है जिन्होंने माल एक्सचेंज के वेयरहाउसेस में जमा कर रखा है उनसे उनकी डिलीवरी ली जाती है, या तो उनके प्रेफर्ड लोकेशन पे या जो डिलीवरी सेंटर होते हैं उसके जरिए ये डिलीवरी होती है। तो इसके लिए डीमैट होना बहुत ही ज़रूरी है। यह बिल्कुल आसान प्रक्रिया और एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म से कोई के जरिए अगर आप डिलीवरी लेते हैं तो आपको क्वालिटी की चिंता की बात नहीं है, क्योंकि एक्सचेंज उसकी पूरी बारीकी से जाँच करता है, क्वालिटी पैरामीटर पर होते हैं, तभी वो अपने वेयर हाउसेस में माल जमा करते हैं और उसके बाद वो रिसीट जारी करते हैं जो सेलर होते हैं माल की, जो जमा कराने आते हैं वेयर हाउस में। जो बायर खरीदना चाहता है उस माल को तो एक्सपायरी पर वो वही माल उनको दिया जाता है। इस दौरान अगर कोई उसे कैरी कर रहा है वेयर हाउस में तो उनको वेयर हाउस की तरफ से एक रिसीट जारी की जाती है, उस रिसीट के जरिए आप लोन भी ले सकते हैं। तो आपका पूरा एग्री का फाइनेंसिंग का भी काम हो जाता है। अगर आपको माल चाहिए तो वो एक बेहतर क्वालिटी वाला माल भी मिल जाता है। तो प्रक्रिया बिल्कुल आसान है, लेकिन आपको इसके लिए ट्रेडिंग के साथ साथ डीमैट अकाउंट होना भी ज़रूरी है ताकि एक्सचेंज के जरिए आप पूरी प्रक्रिया के साथ आप डिलीवरी ले पाए। लेकिन आज 11:30 पे हम इस एग्री पे खास नहीं क्रूड पे खास करने वाले हैं। तो क्रूड पर एक बेहद ही इंटरेस्टिंग आंकड़े हम आपके लिए लेकर आएंगे कि ओपेक प्लस की जो मौजूदा हाल की जो बैठक हुई थी पिछले हफ्ते की, उसका क्या असर होगा, क्यों आगे किस तरह की चाल रहेगी, पूरी डिटेल लेकर आएंगे 11:30 पर। ठीक है, शुक्रिया विश्व मोहन। आगे बढ़ेंगे और अपने अगले दर्शक पर जाने से पहले एक बार जरा बाजार की स्थिति देख लेते हैं, क्योंकि पिछले आधे घंटे में बदलाव ये हुआ है कि करीब करीब ऊपरी स्तरों से 40 अंक नीचे आए हैं निफ्टी। अब बढ़त रह गई है बहुत ही छोटी सी कह सकते हैं, 25 अंकों के आसपास की। निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक है लाल निशान में, करीब करीब 80 अंकों के आसपास की कमजोरी है और वहीं से हम देखने की प्रेशर आ रहा है। एसबीआई का शेयर आज 1% कमजोर है। हालांकि आज जो सुबह जो रिपोर्ट्स आई थी सभी ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से, टारगेट्स 700 रुपये से ऊपर के दिए गए थे, लेकिन अब शेयर देखिए 568 रुपये पर आकर ये ट्रेड कर रहा है और अब 625 रुपये के आसपास का भाव था, वहाँ से लगातार ये प्रेशर में शेयर है। क्योंकि एसबीआई के हमने नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर हमने प्रेशर देखा था। एनआईआई यानी कि ब्याज से होने वाली जो आय है उसमें 1000 करोड़ रुपए अनुमान से कम का आंकड़ा आया था, इसके चलते इस पर प्रेशर है। ब्रिटानिया लीड कर रहा है गिरावट वाले शेयरों को, 2.5% के आसपास की कमजोरी वहां पर है। चढ़ने वाले शेयरों की बात करें तो फार्मा से सपोर्ट आज ठीक है, क्योंकि डिवीज लैब, सन फार्मा, अब ये शेयर आज सहारा देने काम कर रहे हैं। एमएनएम लीड कर रहा है क्योंकि एमएनएम के शेयर पर ब्रोकरेज हाउसेस की अच्छी कमेंट्री आई है, अपग्रेड आया है नोमोरा की तरफ से और मैनेजमेंट ने यह भी कहा है कि बहुत ही आकर्षक भाव पर उन्होंने आरबीएल बैंक में स्टेक लिया है। 3.5% का जो स्टेक लिया था उसके बारे में थोड़ी सफाई और दी है, तो बाजार को थोड़ा सा विश्वास इस पर हो रहा है। 3.5% ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। शिव सिंह हमारे साथ हैं, अगले दर्शक जुड़ गए हैं। शिव नमस्कार, कहां से आपने फोन किया है और क्या सलाह चाहिए बताइए। नमस्कार सर, मैं मंदसौर मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया, बताइए सर। जी सर, मैंने संजीव बसिन सर है ना, उनकी राय से मैंने SW सोलर लिया है और जो सुशील केडिया जी है ना जी, उनकी राय से मैंने NDTV लिया है सर। तो आप प्रॉफिट में नुकसान में है? सर मैंने 364 पे 109 शेयर ले रखे संजीव बसिन की राय से SW सोलर की 364 के भाव से। हाँ तो बढ़िया सर, आपको तो फायदा हो रहा है ना। 396 पर शेयर ट्रेड कर रहा है ये। हाँ सर, ये सर अभी हाल फिलहाल की है, मतलब 10-15 दिन हो गए सर। 10 दिन में अगर आपको मान लीजिए करीब करीब देखिए 10 दिन के हिसाब से अगर हम देखें अगर, तो करीब करीब 6-7% के आसपास का प्रॉफिट है, जो कि आपका एफडी का ना साल भर का ये प्रॉफिट होता है कई बार। SW सोलार, चलिए एक बार इससे समीक्षा कर लेते हैं। वैसे अगर उन्होंने आपको सलाह दी है अगर ये खरीदने के लिए, तो निश्चित तौर पर लॉन्ग टर्म के लिए उनकी सलाह होती है, लेकिन अगर आप रिव्यू करना चाहते हैं तो एक बार राय ले लेते हैं। आशीष जी, SW सोलार कंपनी आपको कैसी लग रही है ये? देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले भी इसी शो पे बताया था कि SW सोलर मेरे मुताबिक काफी अच्छा शेयर है और इसमें जरूर बने रहना चाहिए। और मेरे मुताबिक 1-1.5 साल का अगर नजरिया है तो यहाँ से काफी अच्छा अपसाइड होगा और काफी अच्छा आपका कैपिटल क्रिएट होगा। स्टॉक मेरे मुताबिक बहुत अच्छा है। अभी जल्दी से इसमें से मुनाफा ना लें और बने रहें, एटलीस्ट 1-1.5 साल के लिए तो बने रहें। ठीक है, स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलार में शिव जी आप बने रहिए। दूसरा जो आपका शेयर है NDTV, वो बताइए किस भाव पर आपने लिया था? सर वो मैंने 228 के भाव पे लिया था। 228 का भाव था। 228 वाला शेयर क्योंकि काफी वोलेटाइल है, अडानी ग्रुप वाला शेयर है ये, और ये वोलेटिलिटी अभी बनी हुई है, ये खत्म नहीं हो रही है। 224 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है।
एनडीटीवी इसमें बने रहे आशीष जी, या इससे निकल जाएं? एनडीटीवी को पे मेरा कोई व्यू नहीं है, मैंने ट्रैक नहीं किया लेटली, तो इस पे मैं कमेंट नहीं कर पाऊँ। ठीक है, चलिए एनडीटीवी फिर से कभी व्यू लेंगे, अगर केडिया साहब अगर आते हैं चैनल पर तो उनसे एक बार हम व्यू समझ लेंगे कि क्या इंटैक्ट है अपने नज़रियों को लेकर। फिलहाल आपके पास जो दूसरा शेयर है, निश्चित तौर पर एसडब्ल्यू सोलार में आप बने रहिए। अगले दर्शक के पास चलेंगे, मुंबई से हैं राजेश हमारे साथ। राजेश नमस्कार, पूछे क्या जानना है आपको? हाँ नमस्कार सर, जी, मेरा पूछिए अपना सवाल। इंडशिफ्ट लेबोरेटरी है, 200 शेयर्स है, 90 रुपीज में मैंने लिया था कुछ 1.5-2 साल पहले से। 90 रुपीज पर आपने 1.5-2 साल पहले लिया था और अभी भी 95 के आसपास ये शेयर है। हाँ, बीच में तो 60-65 तक चला गया था। बीच में तो 50 के आसपास आ गया था सर ये। हाँ हाँ हाँ। लेकिन पिछले 4 महीने ना बड़े अच्छे रहे हैं, तो अब आप ये सोच रहे हैं कि आपका भाव करीब करीब आ गया है, अब क्या करें? ठीक है, ठीक है, आपके लिए इस पर सलाह जानते हैं। आशीष जी, इंडस्विफ्ट लैब हालांकि छोटी कंपनी है, 550 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप है, लेकिन पिछले 4-5 महीने बड़े अच्छे साबित हुए हैं। हमने 55 रुपए के लेवल से इसको चलते हुए देखा है और ये 95 रुपए पर ये भी ट्रेड कर रहा है। क्या सलाह होगी? आपको लगता है कि ये रिकवरी अभी और मजबूत होगी, ये मुनाफे में जाएंगे, या फिर सही समय है, इनका भाव आ गया है, निकल जाए, कहीं और एंटर कर लें? देखिए, मेरे मुताबिक फार्मा सेक्टर डेफिनेटली वापस इसमें रुझान आ रहा है और चांसेस आर कि भी ये कंपनी भी आपको अच्छा रिटर्न दे जाएगी। मैंने बहुत लेटली इसको ट्रैक नहीं किया, मेरे मुताबिक कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है और मेरे मुताबिक ये भी अगर बने रहे, अगर अगर इनको फिर भी और ज़्यादा सेफ होना है तो मेरे मुताबिक यहाँ से निकल के बायोकॉन में जा सकते हैं। वो भी सिमिलरली लाइफ साइंसेज फार्मा की स्पेस में ही है, बट उसमें वेरी शॉर्ट की वहाँ करंट रेट से बायोकॉन आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स देके जाएगा। तो अगर अगर वैसे तो फार्मा सेक्टर पूरा ही ठीक हो रहा है और काफी अच्छे स्टॉक्स चल भी गए हैं, और बायोकॉन एक स्टॉक है जो अभी भी मेरे मुताबिक काफी सस्ते भावों में मिल रहा है और एक रिलेटिवली फ्रंट लाइन है, तो यहाँ से बायोकॉन बहुत शॉर्ट है। इंस्विफ्ट का मैंने लेटली ट्रैक नहीं किया, मेरे मुताबिक ठीक होना चाहिए, बट आई एम नॉट वेरी श्योर। बट बायोकॉन आई एम मोर श्योर कि भी वो आगे यहाँ से अच्छा रिटर्न आपको देके जाएगा। ठीक है, इंस्टीट्यूट से अगर आप चाहें तो निकल सकते हैं, उसके मुकाबले बायोकॉन के स्ट्रक्चर भी मजबूत है, कंपनी बड़ी है, मैनेजमेंट बड़ी सॉलिड है इसकी, और भाव भी ठीक ठाक है, 255 रुपए के आसपास है। वैल्यूएशन वाइज भी ये शेयर ठीक है। बरेली से सौरभ हमारे साथ हैं, अगले दर्शक। सौरभ जी नमस्कार, आपको क्या सलाह चाहिए? सौरभ, आपको आवाज आ रही है? जी, आईसीआईसीआई बैंक की कॉल ऑप्शन है 1000 वाली। 1000 वाली कॉल है 18 के भाव पर और इसी सीरीज की है, और एसबीआई की है 620 की 18 रुपए पर। ठीक है, एसबीआई की कौन सी स्ट्राइक की है? 120 की ये 13 रुपए पे। नहीं, कौन सी स्ट्राइक की है? 620 वाली। ठीक है, 620 वाली एसबीआई की है, आईसीसी बैंक की 1000 वाली है 18 के भाव पर। बहुत दूर तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा फासला ज़रूर तय करना है, और इस पर ज़रा व्यू लेते हैं। अमोल, ज़रा देख के बताइए, आईसीसी बैंक 1000 वाली स्ट्राइक की कॉल है 18 के भाव पर, अभी समय इनके पास है, पूरी एक्सपायरी इनके पास है, और एसबीआई की है 620 वाली कॉल। क्या सलाह बनेगी इनके लिए? यस, आई थिंक अगर हम लार्जली देखें तो बैंकिंग एज ए इंडेक्स इतना चल नहीं रहा है। आई थिंक ये सेलिंग प्रेशर जब भी आ रहा है, बैंक निफ्टी अच्छा खासा कंट्रीब्यूट कर रहा है, और सामने आईटी जो है ये लास्ट करेक्शन में इतना कंट्रीब्यूट नहीं हुआ था। सो मुझे लगता है कि ओवरऑल बैंकिंग के स्टॉक्स है ये थोड़ा सा कंसोलिडेट करेंगे, और अगर मार्केट वीक होता है तो शायद और कंट्रीब्यूट भी करेंगे। अभी आईसीआईसीआई बैंक देखेंगे तो उसका मीडियम टर्म फॉर्मेशन अच्छा है, बट शॉर्ट टर्म में करेक्शन के बाद अभी स्टॉक 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास है, और एक रिवर्सल फॉर्मेशन भी बना है, वो एक पॉजिटिव साइन है। तो मुझे लगता है कि इसमें एक बाउंस बैक आ सकता है, बट बड़ा रैली आने के चांसेस अभी फिलहाल तो नहीं दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ये मार्केट मोमेंटम पकड़ लेता है पॉजिटिव, तो 990 तक जा सकते हैं, 991 992 तक जा सकता है। वहां पे अगर उनको एग्जिट मिलता है तो वहां पे लेना चाहिए, ऐसा चार्ट्स पे दिख रहा है। Whereas 965, yes, ये 1000 वाली कॉल में करना क्या, आप ये बताइए, निकल जाए उससे या बने रहे, समय दें? ओके, आई थिंक मुझे लगता है कि एक पुल बैक रैली अगर आता है तो वहां से निकल जाना चाहिए, और 965 उसको स्टॉप लॉस रखना चाहिए। वेरएज स्टेट बैंक का अगर मैं देखता हूँ तो स्टेट बैंक में अगर एक बाउंस बैक आता है 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास है,
तो 585 590 के आसपास एक बार एग्जिट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस करेक्शन का मैं रखूंगा 564, उसके नीचे मुझे लगता है कि एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए। ठीक है, एसबीआई और आईसीसी बैंक पर ये व्यू थोड़ा सा ज़्यादा उत्साह नहीं है। स्टॉप लॉसेज अब लगा के इसमें बने रहिए। कैश के लेवल्स आपको ज़रूर बता रहे हैं हम, लेकिन उसके हिसाब से आप अपनी पोजीशन को एडजस्ट कर लीजिए। एक बार हम कोशिश करेंगे कि हमारे पास कोई डेरिवेटिव एक्सपर्ट अगर जुड़ेगा तो उससे इन दोनों ही आप स्ट्राइक की कॉल पर आपके लिए हम व्यू ज़रूर लेकर आएंगे। फिलहाल की नरमी बनी हुई है। अब 20 अंकों की मामूली बढ़त पर निफ्टी कारोबार कर रहा है और निफ्टी बैंक में गिरावट है 65-70 अंकों के आसपास की। लेकिन आज बाजार में इस सुस्ती के माहौल में डेब्यू हुआ है यथार्थ हॉस्पिटल का, और शुरुआत थोड़ी सी सुस्त हुई थी। 2% की तेजी पर, 2% के प्रीमियम पर हम कह सकते हैं कि ये शेयर लिस्ट हुआ। उसके बाद अब देखिए 10% ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। यथार्थ हॉस्पिटल, जिसका कि मुख्य जो कारोबार है वो दिल्ली एनसीआर में है। मध्य प्रदेश में थोड़ी सी एक्सपेंशन कंपनी ने की है, लेकिन आगे की योजनाएं क्या हैं और कौन से सेगमेंट से कंपनी की आय ड्राइव होगी, क्योंकि मार्केट काफ़ी कॉम्पिटिटिव है, किस तरह की योजनाएं हैं, ये इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं कंपनी का मैनेजमेंट और कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर यथार्थ त्यागी हमारे साथ हैं। यथार्थ जी, पहले तो आपको बहुत बधाई, बढ़िया लिस्टिंग कहेंगे, 10% ऊपर भी शेयर ट्रेड कर रहा है और नाम आपका बड़ा खूबसूरत है और आपकी कंपनी का भी। पहला सवाल आपसे ये होगा सर कि चूंकि आपका ज़्यादातर जो कारोबार है वो है दिल्ली में है, एनसीआर में है, नोएडा में है, तो विस्तार को लेकर आपकी सोच क्या है? क्योंकि अभी जो लिस्टेड पेयर्स हैं आपके मुकाबले में, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं दिल्ली में, तो आप किस तरह से एक्सपेंड कर रहे हैं, विस्तार कैसे करेंगे? क्या दिल्ली से बाहर थोड़ा सा एग्रेसिव होकर निकलने की आप सोच बना रहे हैं क्या? जी बिल्कुल, सोच अग्रेसिव है एक्सपेंशन में। हमारे जो 2 हॉस्पिटल हैं इस समय, जो नोएडा एक्सटेंशन में है और ग्रेट नोएडा में है, वो ऑलरेडी दिल्ली के एनसीआर के, पूरा एक दिल्ली एनसीआर काफी बड़ा मार्केट है, वहां पे टॉप 10 बिगेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ बेड। तो इन्हीं पहले तो जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं इनको हम और एक्सपैंड कर रहे हैं। इनके जो हॉस्पिटल के एडजेसेंट लैंड पार्सल है वो हमने एक्वायर करे हैं और ये दोनों हॉस्पिटल्स अगले 3 साल के अंदर ये एक्सपेंशन कंप्लीट होगा। तो तब ये मुझे लगता है कि पूरे दिल्ली एनसीआर में टॉप 3 टॉप 4 सबसे बड़े हॉस्पिटल्स होंगे वहां पे। इसके साथ साथ जो इनऑर्गेनिक एक्सपेंशन है जो आसपास के एरिया में, उस पर भी हमारी वर्किंग चल रही है। उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली एनसीआर, इसमें ऑलरेडी हम लोग कुछ हॉस्पिटल्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उनको एक्विजिशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि 3 से 4 साल में हमारे आपको काफी हॉस्पिटल पूरे नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलेंगे। और यथार्थ, अगर आपके स्पेशलिटी सेगमेंट को हम देखें तो इसे आप कैसे बढ़ता हुआ देख रहे हैं? क्योंकि हम आपकी दवाओं के सेगमेंट को देखें तो वहाँ पर आपका जो रेवेन्यू है 40 से 45% है। साथ ही 4 अस्पतालों में जो कार्डियोलॉजी है वहाँ से भी रेवेन्यू में काफ़ी इजाफा देखने को मिला है। इनके अलावा भी क्या किसी सेगमेंट में आप रेवेन्यू को बढ़ता हुआ देख रहे हैं? जी मुझे लगता है कि अगले कुछ सालों में जो हमारा इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट है, और इंटरनल मेडिसिन होते हैं जिसमें आपके फिजिशियन डॉक्टर्स होते हैं जो कि लाइफस्टाइल डिजीज ट्रीट करते हैं, जैसे डायबिटीज, कफ कोल्ड फीवर। तो ये जो डिपार्टमेंट है इसका ओवरऑल रेवेन्यू में शेयर कम होगा। और जो हमारे सुपर स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट है, जैसे आपने बताया कार्डियोलॉजी, उसमें शेयर बढ़ रहा है। और इसी के साथ साथ न्यूरो सर्जरी, नेफ्रोलॉजी, इनमें भी आने वाले समय में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। पिछले 1-1.5 साल में और भी ऐसे स्पेशलिटीज हैं जो हमने स्टार्ट करे हैं, जैसे कि किडनी ट्रांसप्लांट हो गया, बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो गया, और ऑन्कोलॉजी की भी कंप्लीट रेडिएशन मशीन हमारे पास इसी साल नोएडा एक्सटेंशन हॉस्पिटल में स्टार्ट होगी। तो आने वाले समय में ऑन्कोलॉजी का भी एक काफी शेयर बढ़ने वाला है। और बाकी जितने भी सुपर स्पेशलिटीज हैं, जब ये बढ़ेंगे तो इंटरनल मेडिसिन का डिपार्टमेंट का रेवेन्यू भी उसी प्रोपोर्शन में कम होगा। ठीक है, यथार्थ एक और सवाल है, सवाल कह लीजिए या फिर इसको कंसर्न कह लीजिए, क्योंकि आपका जो ऑक्यूपेंसी रेट है वो है 45% के आसपास की। अगर हम बाकी हॉस्पिटल्स की बात करें तो ये आंकड़ा 60-65% तक भी जाता है। तो इसके पीछे क्या रीजन है? क्या लोकेशन की दिक्कत है, पहचान को लेकर दिक्कत है, या फिर कुछ और वजह है आपके हिसाब से?
नहीं, ओवरऑल ऑक्यूपेंसी को देखना थोड़ा सा इसमें सही पिक्चर नहीं शो करेगा, बिकॉज हमारा जो झांसी ओरछा हॉस्पिटल है वो हमने लास्ट ईयर ही स्टार्ट करा है और ये उसका फर्स्ट ईयर का ऑपरेशन है। तो ओवरऑल ऑक्यूपेंसी उसको ऐड करते हैं तो कम दिखती है, बट अगर हम इंडिविजुअल हॉस्पिटल्स की बात करें तो एक बेटर पिक्चर आपको समझ आएगी। जो हमारा नोएडा हॉस्पिटल है, जो कि 2013 में स्टार्ट हुआ था और काफी मेच्योर्ड हॉस्पिटल है, उसकी ऑक्यूपेंसी अराउंड 85-86% है, जो कि इंडस्ट्री में काफी हाई ऑक्यूपेंसी मानी जाती है इफ यू कंपेयर इंडस्ट्री पीएस से। जो हमारा ग्रेटर नोएडा हॉस्पिटल है, जो कि हमारा दूसरा मेच्योर्ड हॉस्पिटल है, उसकी भी ऑक्यूपेंसी अबव 60% है, जो कि एवरेज इंडस्ट्री ऑक्यूपेंसी में काउंट होती है। जो हमारे नोएडा एक्सटेंशन हॉस्पिटल और जो झांसी ओरछा हॉस्पिटल है, क्योंकि ये दोनों हॉस्पिटल हैं जो बिल्कुल नए हैं, अभी शुरू हुए हैं। 2019 में नोएडा एक्सटेंशन शुरू हुआ था, बट पहले 2 साल कोविड था, तो ये काफी बड़ा कोविड का हॉस्पिटल रहा और नॉन कोविड ऑपरेशन इसमें टेक्निकली 1.5-2 साल पहले ही स्टार्ट हुए। तो इन दोनों की ऑक्यूपेंसी अभी कम है। जो आने वाले समय में मुझे लगता है जो हमारे मेच्योर्ड हॉस्पिटल्स हैं उन्हीं की लेवल पे इनकी भी ऑक्यूपेंसी होगी। ठीक है यथार्थ जी, आपने आज समय निकाला अपने व्यस्त माहौल से, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया और बहुत बधाई। आज आपका डेब्यू हो गया, उम्मीद करेंगे कि आपका कंपनी का प्रदर्शन आगे भी अच्छा रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। यथार्थ हॉस्पिटल हम देख रहे हैं कि 10% ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। 2% के प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई थी, 37-38 गुना इसका आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था। तो बढ़िया सब्सक्रिप्शन के डेटा आए थे, लेकिन जिस तरह की लिस्टिंग की उम्मीद शायद थी, शायद वैसी नहीं हुई। हालांकि अब जरूर जिन्होंने लिस्टिंग के बाद लिया है शेयर, उनकी बल्ले बल्ले जरूर है। आशीष जी, एक कमेंट आपसे। हालांकि रिटेल से बहुत ज्यादा उत्साह देखने को नहीं मिला था यथार्थ हॉस्पिटल के लिए। मैनेजमेंट से हमने बातचीत की, आपने सुनी भी। आपका क्या व्यू है सेकेंडरी मार्केट में जिनको अलॉटमेंट नहीं मिला, क्या ये मौका है या इससे बेहतर प्लेयर है इस इंडस्ट्री में? देखिए, मेरे मुताबिक इससे बेटर प्लेयर्स हैं इंडस्ट्री में। इस को आप ट्रैक कर लें, बिकॉज अभी कंपनी के बहुत अच्छे ग्रोथ प्लान्स हैं, बट लेट अस सी कैसे इंप्लीमेंट होता है। जो एस्टैब्लिश प्लेयर्स हैं दोनों, मैक्स और अपोलो, चाहे वो काफी चल गए हों, बट आई वुड स्टिल प्रेफर टू गो विद देम। अगर मैक्स करें या फिर अपोलो में करें, दोनों बहुत एस्टैब्लिश चेन्स हैं और उनका तो काफी अच्छा जो विजन है और काफी अच्छा इम्प्लीमेंटेशन आगे चल रहा है। तो उस लिहाज से मैं कहूँगा कि ये नया रिलेटिवली स्मॉलर प्लेयर है, इसमें थोड़ा ट्रैक जरूर करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है बड़ा इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी आए। बट अभी फिलहाल जिस तरह से ट्रेड हो रहा है, लिस्टिंग के बाद भी गेन आया है, मैं नहीं समझूंगा कि अभी खरीदारी करनी चाहिए, पर इसको ट्रैक करें और देखते हैं कि आगे आगे कुछ तिमाहियों में कैसे इनके इम्प्लीमेंट होते हैं जो नए हॉस्पिटल प्रोजेक्ट्स, और किसी स्टेज पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। पर फिलहाल नहीं, फिलहाल मैं जो दिग्गज काउंटर्स हैं दोनों, अपोलो और मैक्स, उनके साथ ही जाना चाहूंगा हॉस्पिटल सेगमेंट में। ठीक है, ठीक है। ये व्यू आशीष जी का। चलिए इसी के साथ इस शो को यहाँ पर समाप्त करने का समय हो गया है। आशीष जी और अमोल, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज हमें समय देने के लिए और हमारे तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब देने के साथ साथ बाजार पर भी अपना व्यू शेयर करने के लिए। फिलहाल मुझे और प्रशांत को दीजिए इजाजत। एक छोटी